गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पीके भाई में। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है आपको तो वीडियो प्ले करने के बाद उस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद ऊपर जो है दाहिने साइड में आपको जो है ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्वालिटी लिखा हुआ आएगा। उस पर आप क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा 720 या 540, तो वीडियो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगी। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है, देखिए क्या है, सूरदास। और ये किस विषय से है? सामाजिक विज्ञान, कक्षा 4 के। यानी हमारा लेसन प्लान जो है आज का वो कक्षा 4 के सामाजिक विज्ञान से है, और हमारा प्रकरण है सूरदास। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामान्य उद्देश्य पहले हमारा सामाजिक विज्ञान का, आप यहाँ पूर्वत भी लिख सकते हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान से संबंधित और लेसन प्लान हम उपलब्ध करा चुके हैं आप लोगों को। तो अगर चाहें तो पूर्वत लिखें, अगर नहीं चाहते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं। तो पहला इसमें क्या पॉइंट, सामान्य उद्देश्य में छात्रों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों को अपने आसपास की चीज़ों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों की मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और चौथा है, छात्रों को इतिहास के क्रमिक विकास तथा घटनाओं की पारस्परिक तुलना करते हुए भूतकाल तथा वर्तमान से संबंध स्थापित करना। और हमारा पांचवा पॉइंट है, छात्रों के दृष्टिकोण को विशाल बनाना तथा उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। और हमारा छठवां सामान्य उद्देश्य है, छात्रों की स्मरण शक्ति तथा विचार शक्ति का विकास करना। ये हमारा सामान्य उद्देश्य हो गया। 6 पॉइंट थे इसमें। अब हमारा अगली हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए पहला पॉइंट क्या है, बच्चे सूरदास के विषय में जान सकेंगे। दूसरा है, सूरदास के नेत्रहीन होने का कारण समझ सकेंगे। तीसरा है, सूरदास के रचनाओं को बच्चे बता सकेंगे। ये हमारा जो है टॉपिक का विशिष्ट उद्देश्य हो गया, यानी टॉपिक जो पढ़ाएंगे उसका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। अब उसके बाद हमारी अगली हेडिंग क्या है, शिक्षण विधि। इसमें देखिए क्या, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि तथा उदाहरण विधि। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। इसमें क्या है, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, और आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिएगा कि सूरदास जी का चित्र चार्ट पेपर पर बना के ले जाने के लिए। तो आप यहाँ सूरदास का चित्र भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग देखिए क्या, पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा है, बच्चे महान विद्वानों, कवियों, लेखकों इत्यादि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग क्या आती है, प्रस्तावना प्रश्न। इसमें देखिए क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और ये छात्र कथन। तो ये क्रम संख्या में पहला पॉइंट डाल के, अब छात्र अध्यापक कथन में पहला प्रश्न क्या हमारा, बच्चों हम विद्यालय में आने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं। तो छात्र कथन में है प्रार्थना, वंदना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रार्थना या वंदना किसकी करते हैं, भगवान की या भगवान का। तीसरा प्रश्न फिर आ रहा है, बच्चों किसी ऐसे भगवान का नाम बताओ जो हाथ में मुरली धारण करते हैं। श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण भक्ति के परम उपासक कौन से कवि हैं। यह क्या हो जाएगा, सूरदास। सूरदास के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद तब हम उद्देश्य कथन तुरंत बोलेंगे। उद्देश्य कथन क्या बोलना आपको, बच्चों आज हम लोग सूरदास जी के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे या विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हमारी अगली हेडिंग क्या है, पाठ प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ से हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण शुरू हो रहा है। इसमें देखिए अब शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापक कथन, और ये छात्र कथन, और ये श्यामपट्ट कार्य। तो ये शिक्षण बिंदु में क्या है, सूरदास जी का जीवन परिचय। तो अब यहाँ देखिए पहला पॉइंट डाला, वो पहला प्रश्न क्या है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। छात्र कथन में मौन भी कर सकते हैं, अगर यार नहीं भी कर सकते हैं तो ये उत्तर लिखा हुआ है। रुनकता में तो आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे कि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद दूसरा है, गोवर्धन पर्वत पर किस मंदिर में कीर्तन गाया करते थे। यानी सूरदास जी गोवर्धन पर्वत पर किस मंदिर में कीर्तन गाया करते थे। तो छात्र कथन में श्रीनाथ जी। यानी आप यहाँ बताएंगे कि गोवर्धन पर्वत पर सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गाया करते थे। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, सूरदास जी के भजनों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो ये बच्चे अगर बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो आप बताना पड़ेगा। आप यहाँ मौन भी लिख सकते हैं, या बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये भी लिख सकते हैं।
तो ये छात्र कथन में क्या है, सूर्य के पद। तो यहाँ लिखेंगे आप श्याम पटकार कि भजनों को यानी सूरदास के भजनों के को सूर्य के पद कहते हैं, यानी सूरदास के भजनों को सूर्य के पद कहते हैं। अब हम अपने अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगले पेज पे जाने के बाद देखिए ये तो उधर की हेडिंग है, शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक कथन छात्र कथन श्याम पटकार। चूँकि पेज जो बदला हुआ है इसलिए ये हेडिंग ऊपर डाला हुआ है। तो उसके बाद जो तीनों चारों प्रश्न आपके सामने हमने बताया है तो उसका स्पष्टीकरण यहाँ किया गया है। तो स्पष्टीकरण में देखिए क्या लिखा गया है, श्री कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि स्थान सूरदास जी को प्राप्त है। इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास बचपन से ही नेत्रहीन थे। वे बचपन से ही पद गाया करते थे। कुछ दिन बाद वह गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कीर्तन करने लगे। सूरदास द्वारा रचित भजनों को या भजनों के समूह को हम सूरपद के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा फिर यहाँ प्रश्न अगला आ गया, सूरदास की कितनी रचनाएं हैं? 3 से हम पटकार करेंगे कि सूरदास की 3 रचनाएं हैं। फिर दूसरा प्रश्न, उन रचनाओं का नाम बताओ। तो सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। यहाँ बच्चे मौन भी कर सकते हैं, यहाँ मौन कर देंगे तो आप यहाँ लिखेंगे कि सूरदास की रचनाओं निम्नलिखित रचनाएं हैं, सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण जी के कैसे स्वरूप का वर्णन अपने रचनाओं में अधिक किया गया? तो बाल स्वरूप। तो अब यहाँ फिर आप स्पष्टीकरण करेंगे तीनों प्रश्नों का कि सूरदास जी के कविताओं में कृष्ण के बचपन का सुंदर वर्णन है। इनकी कविता ब्रज भाषा में है। इन्हीं के रचना के आधार पर गांव में श्री कृष्ण लीला की जाती है। इनके 3 रचना सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी तथा सूर सागर इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य है। अब हम अपने अगले पेज की तरफ चलते हैं। उसके बाद आप जो है बच्चों को मौन वाचन का निर्देश देंगे। छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश दिया गया। ये मौन वाचन हमारी हेडिंग है। उसके बाद तो अर्थात जो है बच्चे अब आपके द्वारा पढ़ाए गए मतलब प्रकरण को वो किताब से अपने देखकर मौन अवस्था में पढ़ेंगे। उसके बाद बोध के प्रश्न आ जाएंगे तो आप बोध के प्रश्न थोड़ी देर करेंगे कि रुनकता नामक गाँव में किसका जन्म हुआ था, तो बच्चे बताएंगे। दूसरा है सूर सागर किसकी रचना है, तो बच्चे बताएंगे। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न आ जाएंगे, कितनी कीर्तन पद कौन गाया करता था। उसका दूसरा प्रश्न है, सूरदास जी की कितनी रचनाएं हैं। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आते हैं, निरीक्षण कार्य। जब बच्चे श्यामपट कार्य कर रहे थे तब छात्र अध्यापक द्वारा पूरे कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया। उसके बाद फिर हमारा अगली हेडिंग है सबसे लास्ट, गृह कार्य। बच्चों कल सूरदास जी के रचनाओं को पढ़कर आएंगे, यानी गृह कार्य में क्या है, बच्चों कल सूरदास जी के रचनाओं को पढ़कर आएंगे। तो ये तो हमारा था सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान। देखिए यहाँ पे जो है चेक भी हुआ है प्रधान अध्यापक द्वारा, जहाँ पे टीचिंग लगी थी। तो मिलते हैं आपसे अगले लेसन प्लान की वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।